बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी उर्दू की जमात में असनाफ़ अदब को समझने की कोशिश करेंगे। असनाफ़ अदब, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि नसरी मामलात में नसर के सिलसिले में जो असनाफ़ इस्तेमाल होती हैं इन्हें असनाफ़ अदब कहा जाता है। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि असनाफ़ अदब में किन चीज़ों का शुमार किया जाता है। तो सबसे पहले हम असनाफ़ अदब में जिस सिन्फ़ को पढ़ेंगे वो सिन्फ़ है मज़मून। मज़मून के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं और आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़मून लिखते भी रहे होंगे अपनी पिछली जमातों में, और आपको पता है कि मज़मून किसे कहते हैं। आपने अपने इस उर्दू की दरसी किताब में भी मज़मून इख़्लाक़ नबवी का मुताला भी कर लिया है और आगे भी हम मज़ीद मज़ामीन का मुताला करेंगे। उन मज़ामीन में आप जैसे जानते हैं, उन मज़ामीन में उम्मीद की खुशी, कौमी हमदर्दी, रिश्ता नाता, नज़रिया पाकिस्तान, ये मज़ामीन शामिल हैं। इन मज़ामीन का हम बाद में मुताला करेंगे। मज़मून, अब हम मज़मून के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मज़मून किसे कहते हैं, मज़मून नसर की कौन सी सिन्फ़ है। तो मज़मून की तारीफ़ ये है कि नसर की वो सिन्फ़ है मज़मून जिसके लिए मौज़ू की कोई क़ैद नहीं, लेकिन जब हम कोई मज़मून मुतय्यन कर लेते हैं तो उसमें एक नज़्म व ज़ब्त, तवाज़ुन और तनासुब का ख़याल रखा जाता है। यानी मज़मून के अंदर कोई मौज़ू की कोई क़ैद नहीं है। हम अपने माशरे के किसी भी मौज़ू पर मज़मून लिख सकते हैं। दुनिया के हर मसले पर, हर मौज़ू पर मज़मून लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक ख़ास तरतीब होती है, उसका ख़याल रखना पड़ता है। एक ख़ास तरतीब का ख़याल रखना पड़ता है और जिस मौज़ू पे हम मज़मून लिखते हैं उसमें एक नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, उसमें तवाज़ुन होना चाहिए और तनासुब का ख़याल रखना चाहिए। यानी कि नसर की वो सिन्फ़ जिसके लिए किसी मौज़ू की कोई क़ैद ना हो, लेकिन जो मज़मून भी आप लिखेंगे तो उसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए। मज़मून लिखते वक्त आम तौर पे हमें 3 बातों का ख़याल रखना पड़ता है। जिस भी मौज़ू पर आप मज़मून लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका तारुफ़ होना चाहिए कि आप किस मौज़ू पे मज़मून लिख रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहिए। उसके बाद नफ़्स मज़मून, उसकी हिमायत में लिख रहे हैं आप या किसी चीज़ की मुखालफत में लिख रहे हैं, उसके बारे में आप पता होना चाहिए, पूरी मालूमात होनी चाहिए आपकी। उसके बाद तीसरे नंबर पे मज़मून का इख्तितामिया, यानी उसका एंड, यानी रिज़ल्ट क्या निकाला आपने, नतीजा क्या हुआ इसका। तो नफ्स मज़मून 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, मतलब मज़मून 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 तारुफ़, नंबर 2 नफ्स मज़मून, यानी मज़मून की क्या नफ्स है, किस चीज़ की हिमायत में लिख रहे हैं या मुखालफत में लिख रहे हैं, और नंबर 3 उसका इख्तितामिया या नतीजा। अच्छा, मज़मून को समझ लिया हमने। अब उसके बाद हम नसर की दूसरी सिन्फ़ की तरफ आते हैं। नसर की दूसरी सिन्फ़ है नावल। नावल, जैसे कि आपको मालूम है नावल निगारी के बारे में कि नावल आप लोग की मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ जो है नावल लिखते रहते हैं। तो नावल है क्या, नावल की क्या तारीफ़ है। नावल सादा ज़बान में ऐसी कहानी को कहते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के मामूली और रोज़मर्रा पेश आने वाले वाक़यात को दिलचस्प अंदाज़ में तहरीर किया जाता है। यानी नावल में जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात होते हैं और वाक़यात होते हैं, उसको नहायत दिलचस्प अंदाज़ में बयान किया जाता है। अच्छा, नावल लिखने के लिए उसमें मुसन्निफ़ जो भी लिखता है, पहले उसका एक प्लॉट होता है, फिर मंज़र निगारी होती है, किरदार निगारी होती है, फिर मुकालमे होते हैं उसके अंदर। यानी कि ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं उसमें। पूरा एक प्लॉट बनाया जाता है कि किस मौजू पे जो है वो नावल लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है नावल, उसमें कहानी के कौन कौन से किरदार हैं और उसका मंज़र बाकायदा पेश किया जाता है कारी के लिए। पूरा कैरेक्टर उसके सामने स्केचिंग इस तरह से उसकी नज़र के सामने बन जाती है। जैसे कि नावल लिखा जा रहा है, मंज़र निगारी किस तरह से की जाएगी, मंज़र निगारी ऐसे की जाएगी कि उसके पस मंज़र को बयान करना नहायत ही ज़रूरी होगा। जैसे कि नावल किसी गांव के बारे में लिखा जा रहा है या शहर के बारे में लिखा जा रहा है या कोई तारीख़ी मुकाम के बारे में लिखा जा रहा है, तो सारा कुछ उसमें पस मंज़र में बयान करना ज़रूरी होगा।
फिर उसके बाद बारी आती है नावल के किरदारों की। तो नावल के किरदार वो बयान किए जाएंगे, उसके अंदर के कौन कौन से किरदार इसमें हैं, शामिल हैं, और उन किरदारों के क्या क्या कहानियाँ हैं, और फिर उन किरदारों को की अदायगी के लिए मुकालमे, यानी कि वो जो मुकालमे अदा करेंगे वो भी उस नावल का बुनियादी अंसर होगा। इन तमाम बुनियादी अनासर के साथ जब कोई भी नावल तहरीर किया जाता है तो कारी की दिलचस्पी, यानी पढ़ने वाले की दिलचस्पी बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नावल निगारी की इब्तिदा डिप्टी नज़ीर अहमद ने की। ये उर्दू के सबसे पहले नावल निगार हैं। आपकी दरसी किताब में भी डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नावल मौजूद है, जिसका हम आइंदा लेक्चर्स में उसका हम मुताला करेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, हम अपने आइंदा लेक्चर्स में उसका इंशाल्लाह मुताला करेंगे। नावल समझ आ गया होगा आपको नावल किसे कहते हैं। नावल ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के मामूली और रोज़मर्रा पेश आने वाले वाक़यात को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जाता है। अब उसके बाद तीसरी सिन्फ जो नसर की है वो हम बयान करेंगे, उसका नाम है अफ़साना। अफ़साना किसे कहते हैं? अफ़साना दरअसल एक शॉर्ट स्टोरी है, मुख्तसर कहानी को कहा जाता है। इसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू का जिक्र किया जाता है, जबकि हमने अभी पढ़ा कि हम नावल में बहुत सारे पहलुओं का, हम ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं का तस्करा करते हैं। इसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तस्करा किया जाता है, जबकि अफ़साने में ऐसा नहीं है। जब हम अफ़साने की बात करेंगे तो उसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बारे में तस्करा किया जाएगा, क्योंकि अफ़साना एक मुख्तसर कहानी होती है। अफ़साना एक मुख्तसर कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के सिर्फ एक पहलू के बारे में बात की जाती है। अच्छा, एक ख़ास बात जो कि समझने वाली है कि अफ़साना इससे पहले उर्दू ज़बान में शामिल ना था। उर्दू ज़बान में अफ़साना अंग्रेज़ी ज़बान और अदब के वसीले से आया। इससे पहले सिर्फ नावल ही लिखे जाते थे उर्दू अदब में, अफ़साने का कहीं तस्करा ना था। लेकिन फिर अंग्रेज़ी ज़बान से हमने इसको लिया, अफ़साने को। तो अफ़साना, उम्मीद है आपको अफ़साना समझ आ गया होगा कि अफ़साना एक शॉर्ट स्टोरी होती है और उसमें ज़िंदगी के सिर्फ एक पहलू का जिक्र किया जाता है। और इस तरह नावल भी एक कहानी होती है, लेकिन उसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को तस्करा किया जाता है अब नहायत दिलचस्प अंदाज में। इसके बाद हम तस्करा करेंगे लोक कहानियाँ। लोक कहानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कहानी होती है इसमें। अब लोक कहानियाँ जो होती हैं वो नसर की शक्ल में भी होती हैं और नज़म की शक्ल में भी होती हैं, दोनों तरह से बयान की जाती हैं। लोक कहानियाँ आमतौर पे लोगों के ज़ाती ख़यालात की तर्जुमानी करती है। अच्छा, लोक कहानियाँ जो होती हैं ये हमारी तहरीरी शक्ल में हमें के बजाय सीना ब सीना, नस्ल दर नस्ल पहुँचती हैं लोक कहानियाँ। इसमें हकीकत का अंसर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये किताबी शक्ल में तो मौजूद होती नहीं है। नस्ल दर नस्ल एक बुज़ुर्गों की नस्ल ने दूसरे को बचाई, वो दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से ये पहुँचती हम तक हमें मिलती हैं ये कहानी। आज के दौर में तो क्योंकि लोक कहानियाँ किताबी शक्ल में भी मिल जाती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं लोक कहानियों में हमारे जो पंजाब की बहुत मशहूर लोक कहानी है हीर रांझा, सोनी माहीवाल, और सिंध की हमारी लोक कहानी बहुत मशहूर है, आपने पढ़ी भी होंगी, ये सस्सी पन्नू, ये सब लोक कहानियाँ हैं। अच्छा, इन कहानियों का ये है कि इनमें सच का अंसर थोड़ा कम पाया जाता है, क्योंकि ये सीना बसीना होती हैं। तो एक बात दूसरे तक पहुंचती है तो कुछ तब्दीली आ जाती है, फिर तीसरे तक पहुंचती है कुछ तब्दीली आ जाती है। तो इन कहानियों में सच का अंसर बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये थी लोक कहानियाँ। यानी एक दफ़ा और बता देती हूँ, लोक कहानियाँ नज़म में भी होती हैं और नसर में भी होती हैं, और ये सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचती हैं। लोक कहानी के जैसे मैंने जिक्र किया आपसे हीर रांझा, इस पे तो बहुत सी फिल्म्स भी बनी हैं, सोनी माहीवाल, सस्सी पन्नू, ये ड्रामे भी बने हैं इन कहानियों पे। तो ये भी बड़ी दिलचस्प होती हैं लोक कहानियाँ, और इन पर शायरी भी की गई है। जैसे हीर रांझा पे हीर वारिस शाह लिखी गई, पंजाबी ज़ुबान के बहुत ही मशहूर शायर, उन्होंने हीर रांझा पूरी कहानी लिखी है, इसके ऊपर पूरा एक नज़म लिखी है। तो ये थी लोक कहानियाँ। तो उसके बाद हम आगे तस्करा करते हैं ड्रामा। ड्रामा भी एक बहुत ही अहम सिन्फ है उर्दू अदब की। जैसा कि आप आजकल के हर बच्चे को मालूम है कि ड्रामा क्या होता है, आप सब अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ड्रामा देखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ड्रामा वर्ड है क्या। ड्रामा जो अल्फाज है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि लफ्ज़ ड्राओ, DRAO, ड्राओ से लिया गया है, और इसके मायने हैं
अमल या अदाकारी या दूसरे अल्फाज में कुछ करके दिखाना। यानी ड्रामे में जो अल्फाज होते हैं उसमें अमल भी करके दिखाते हैं, यानी अदाकार जो होते हैं वो अदाकारी भी करके दिखाते हैं, उसमें अमल भी होता है। यानी कि अगर एक किरदार के बारे में बात की जा रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह उठ कर गया है या हरकत कर रहा है, तो ये ड्रामे में दिखाया जाता है। यानी ड्रामा अल्फाज और अमल के मजमूए का नाम है। अल्फाज भी हो रहे हैं उसके अंदर और अमल भी करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं, ड्रामा देख रहे हैं, बहुत सारे नॉवेल्स पे भी ड्रामे बन रहे हैं, आप लोग देखते हैं जैसे कि आजकल। तो ड्रामा अल्फाज और अमल के मजमूए को ड्रामा कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा उर्दू अदब के इस सिन्फ के बारे में। ड्रामा जो है नाज़रीन के सामने स्टेज पर भी पेश किया जाता है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हम ड्रामा एक नक्काली होती है। ड्रामा एक नक्काली है जो हरकत और तकरीर के ज़रिए किया जाता है। तकरीर से मुराद वही मुकालमा है, मतलब जो अल्फाज अदा किए जाते हैं वो तकरीर कहलाएगी। तो उम्मीद है ड्रामा भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम एक और सिन्फ की तरफ चलते हैं। उस सिन्फ का नाम है खाका निगारी, यानी स्केचिंग, जिसे इंग्लिश में हम स्केच कहते हैं। ऐसा मजमून जिसमें किसी शख्स के अहम और मुनफरद पहलू इस तरह उजागर किए जाएँ कि उस शख्स की जीती जागती तस्वीर पढ़ने वाले के जहन में उजागर हो जाए। यानी आप उस शख्स को देख नहीं रहे, लेकिन उस शख्स के कोई भी उसका कोई इनफरादियत, उस शख्स के अंदर ऐसी इनफरादियत है कि आप वो इस तरह तहरीरी शक्ल में बयान करेंगे उसको कि उस शख्स की जीती जाती तस्वीर जो है वो आपके सामने, आपके जहन में उजागर हो जाएगी। यानी अगर आप किसी शख्स के बारे में बात करें कि वो बहुत मेहनती है और उसकी मेहनत को ऐसे बयान करें कि आपको ऐसा लगे कि वो शख्स आपके सामने जो है वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। यानी कि खाका स्केच उस शख्स का ऐसा स्केच आप बयान करें कि आपको ऐसा लगे कि वो शख्स आपके सामने बैठा है और आपके सामने बैठकर वो मेहनत कर रहा है, और मतलब पूरा एक जहन में एक आपके एक खाका सा बन जाए। इस हमारी उर्दू की दरसी किताब में सबक नामदेव माली का खाका मौजूद है। जब हम उसका मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आएगा। खाका निगारी के बाद आते हैं हम आप बीती। आप बीती क्या होती है? आप बीती जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आप बीती का मतलब अपने ऊपर जो गुज़र रही है। यानी इसमें मुसन्निफ़ जो होता है अपने हालात ज़िंदगी या अपने ऊपर गुज़रने वाले वाक़यात को ख़ुद तहरीर करता है, यानी अपनी ज़ुबानी बयान करता है, उसको कलमबंद करता है। यह आप बीती कहलाता है। आप बीती किसी इंसान की अपनी कहानी का ही दूसरा नाम है। इसमें मुसन्निफ़ अपने हालात ज़िंदगी के बारे में बयान करते हैं। जिस तरह से अफ़साना, नावल, खाका ये सब जो है वो फ़र्ज़ी किरदारों पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन आप बीती फ़र्ज़ी नहीं होती। आप बीती किसी भी मुसन्निफ़ की या जो भी लिख रहा होता है उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी जाती है उसमें, और उसमें मुसन्निफ़ जो होता है ना अपने हालात ख़ुद कलमबंद करता है। जैसे कि कोई मुसन्निफ़ अगर अपने बारे में लिख रहा है तो वो अपने पूरे हालात ज़िंदगी को बयान करेगा। इस तरह कोई शायर अगर लिख रहा है अपने बारे में तो वो अपना पूरा हालात ज़िंदगी, अपनी शायरी के बारे में जो उस पर गुज़रा है वो सब कुछ उसमें बयान करेगा। सवाने हयात से क्या मुराद है? सवाने हयात से मुराद ये है कि सवाने हयात किसी भी इंसान की ज़िंदगी की एक तफसील को बयान करते हैं। उसमें सवाने हयात में किसी भी इंसान की इब्तिदाई ज़िंदगी से लेकर मौत तक के तमाम पहलुओं का तस्करा किया जाता है सवाने हयात में। जैसा कि अगर हम क़ायद आज़म की सवाने हयात लिखें तो हमें उनकी तारीख़ पैदाइश, इब्तिदाई तालीम, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, कितनी तालीम हासिल की, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, कोई कारनामा अंजाम दिया है। तो मतलब या हकीम सईद के बारे में अगर हम लिखें तो हमें उनकी विलादत, उनकी वफ़ात और उन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिए, क्या ख़ास काम अंजाम दिए, वो सब लिखना होगा और इसकी वजाहत भी लिखना होगी। और अगर हम किसी शायर और मुसन्निफ़ के बारे में की सवाने हयात लिखेंगे तो उनका अंदाज़ तहरीर, उनकी तसानीफ़, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, ये सब कुछ लिखना बेहद ज़रूरी होगा। और अगर किसी ऐसे शख्स की सवाने हयात लिखें जो कि अभी मौजूद है, ज़िंदा है, हयात है, तो फिर उसकी तारीख़ पैदाइशी सिर्फ दर्ज की जाएगी और उसके ज़िंदगी के अहम कारनामे दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं सफ़रनामे की तरफ। सफ़रनामा, देखिए हर शख्स सफ़रनामा नहीं लिख सकता, आम इंसान सफ़रनामा नहीं लिख सकता। सफ़रनामा अदीब और मुसन्निफ़ लिखते हैं।
यानी मुसन्निफ़ जो है वो अपनी जब कोई सफ़र पे जाते हैं और सफ़र के दौरान जो उसको महसूस होता है और जो मुख्तलिफ़ किस्म के साथ उसके साथ दिलचस्प वाक़यात होते हैं जो उसको दिलचस्प लगते हैं, वो वहाँ के शहरों के सफ़र करता है, वहाँ के मोहल्ले देखता है, वहाँ के गली मोहल्ले, पार्क, वहाँ की लाइब्रेरीज़, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे जब वो जाता है तो वो उनको तहरीरी शक्ल में लिखता है। तो ये सब चीज़ें सफ़रनामे कहलाती हैं। जैसे कि आपकी दरसी किताब में हकीम मोहम्मद सईद का सफ़रनामा कुछ वर्क तारीख़ से मौजूद है। जब हम इंशाअल्लाह ताला वो सफ़रनामा पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगा कि सफ़रनामा क्या होता है। उसमें ब्रिटिश म्यूज़ियम की सैर की थी उन्होंने, तो उसका पूरा उन्होंने उसके अंदर तहरीर किया है, उसके बारे में मालूमात पूरी तहरीर की। अच्छा जी, सफ़रनामे की मुख्तसरन डेफिनेशन या तारीफ़ ये होगी कि वो बातें जो एक सयाह टूरिस्ट को कहते हैं, जो अपने सफ़र के दौरान महसूस करते होती हैं उसको, और मुख्तलिफ़ होने के साथ साथ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ नज़र आती हैं, तो वो अपने हमवतनों के लिए तहरीर करता है, तो उस चीज़ को हम सफ़रनामा कहते हैं। उम्मीद है आपको आज की सिन्फ़े अदब के बारे में ये मुख्तसर सा लेक्चर समझ आया होगा। तो आइंदा के लिए फिर मज़ीद आप इसकी स्टडी कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपके इम्तहान में इनकी डेफिनेशन या तारीफ़ें आती हैं, तो वो आपको याद करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। आइंदा लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।